हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज की एनसीईआरटी में से फिजिक्स में क्या क्या पूछा जा सकता है। उसी के अंदर फर्स्ट एपिसोड में हम लोग आज करेंगे हमारा चैप्टर 1, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में से है और इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो आज ये शुरू करने जा रहे हैं। देखिएगा आप लोग क्या क्या पूछा जा सकता है एनसीईआरटी में से। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक मींस एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम, दैट इज स्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट। ऐसी ब्रांच जो चार्जेस को रेस्ट में स्टडी करेगी उस ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर डेफिनेशन आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की, किसने इसको इन्वेंट किया। इलेक्ट्रिसिटी जो नेम है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन व्हिच मींस अम्बर। ठीक है जी, ये सारी की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रखे हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा। अब ये चार्जिंग होती कैसे है, तो ये ऊपर आ गया हमारे पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब दो ग्लास रोड ले रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वाली। दो ग्लास रोड को आप वूल या सिल्क से रब करते हैं और उन दो ग्लास रोड को जब आप नजदीक लेके आते हैं, उन दो ग्लास रोड को जब आप नजदीक लेके आते हैं तो वो रिपेल करेंगी। समझिए बात को। आपने एक ग्लास रोड ली, उसको पहले सिल्क से रब किया, फिर दूसरी ग्लास रोड की, उसको सिल्क से रब किया। अब उन दोनों को पास लेके आइए। अब इन दोनों को पास लेके आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को आपस में क्या करेंगी, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। If two glass rods rubbed with two wool or silk cloth are brought closer to each other, they repel each other। क्योंकि फ्रिक्शन से एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, राइट। लेकिन इसी ग्लास रोड और अगर वूल को नजदीक लेके आएंगे तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ये लिखा हुआ है द ग्लास रोड एंड द वूल अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आई तुम सबको बात। तो अट्रैक्शन रिपल्शन की डेफिनेशन यहां से आ जाएगी कि फ्रिक्शन से चार्जेस आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। सिर्फ दो ही प्रकार के चार्जेस हो सकते हैं, हम लोग जानते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। इसी चीज को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते होते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टीज बीच बीच में पढ़ते चले जाएंगे। लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते होते हैं। ठीक है जी। तो हम लोगों को पता लग गया कि जो चार्ज आता है वो पोलैरिटी की वजह से होता है। इसी को पोलैरिटी ऑफ चार्ज भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी चीज के अंदर। नेक्स्ट है कि ये चार्ज नाम दिया किसने था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये चार्ज नाम पॉजिटिव और नेगेटिव दिए थे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। और बाय कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है हमारे लिए, बाय कन्वेंशन ग्लास रोड पर या कैट की फर पर पॉजिटिव चार्ज सपोज किया जाता है, माना गया है, जबकि प्लास्टिक रोड या फिर वूल या सिल्क पर नेगेटिव चार्ज सपोज किया गया। कैट फर को आपने रब करना था प्लास्टिक रोड के साथ और ग्लास रोड को रब करना अपने सिल्क के साथ। तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव आएगा और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है एनसीईआरटी में से। इस ब्लू वाले पैराग्राफ में सारा ये बताया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म की ब्रांच को जब इकट्ठा पढ़ा जाता है, और इकट्ठा ही पढ़ना चाहिए, बेसिकली सब चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, उस पूरी ब्रांच का नाम जो है, वो पूरी ब्रांच का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो होते हैं वो नेचर के फंडामेंटल फोर्सेस भी होते हैं। लाइट जो होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होती है। तो ये इस पैराग्राफ में सिर्फ ये बताया गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ब्रांच आपस में जुड़ी हुई ब्रांचेस हैं। चार्ज पार्टिकल जो मोशन में होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि स्टैटिक चार्ज तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस से नेचर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है। अब एक एपरेटस के बारे में जिक्र आ रहा है यहाँ पे, जो चार्ज को डिटेक्ट करता है कि बॉडी चार्ज है नहीं है, उस चीज को चेक करने के लिए जिस एपरेटस का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में देखिए क्या चीज होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखिएगा, द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। ये प्रोपोर्शनलिटी में आएगा, अगले पेज पे हम लोग इसके बारे में जिक्र करते हैं। चेक कीजिए, ये आपके पास एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर जो लीव्स थी, ये गोल्ड की लीव्स बनाई हुई थी। अब गोल्ड की लीव्स कैसे है, ऐसे ये जो जोड़ रखी है, इसे फोल्ड कर रखा है आप लोगों ने, दो लीव्स होगी, लेकिन ये इस ऊपर वाले एक्सेस के अबाउट रोटेटेबल है, इसको रख दिया गया।
आपने एक, ये ऊपर मेटल नोब है, ये पूरा मेटेलिक हो गया, यहाँ रबड़ है ताकि चार्ज यहाँ से इस स्टैंड में ना आए, और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो आ गई आपके पास। आपने एक मेटेलिक रॉड को जो चार्ज है इस नोब से टच करवाया, जैसे ही नोब से टच करवाया तो ये मेटेलिक रोड थी, तो इन दोनों लीव्स पे चार्ज आ जाएगा, दोनों लीव्स पे चार्ज आएगा तो ये सेपरेट हो जाएगी। सेपरेट होंगी तो हम लोगों को इसकी एफबीडी बनानी आनी चाहिए। इसकी एफबीडी कैसे बन जाएगी, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ध्यान दीजिएगा। कुछ एफबीडी ऐसे बन जाएगी, लीव्स का साइड व्यू ले रहे हैं हम लोग, ये लीव्स ऐसे सेपरेट हो जाएगी, ठीक है ना। अब लीव पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक ग्रेविटी लग रहा होगा, एक एफ इलेक्ट्रिक लग रहा होगा, ऑफ कोर्स ये एफ इलेक्ट्रिक आ गया, और यहां पर ये जो हिंज ने टांग रखा है यहां से नॉर्मल आ रहा होगा दोनों पे, जहां पे इसको टांग रखा है वहां से नॉर्मल आ रहा होगा, ऑफ कोर्स स्मूथ ले लेते हैं, किसी फ्रिक्शन का जिक्र हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपके सामने है। इस तरीके से इसके बारे में बात की जा सकती है। अब जितना ज्यादा चार्ज होगा इन इस दोनों लीव्स के अंदर, उतना ही ज्यादा डाइवर्जेंस आ जाएगा, जो हमने यहाँ पढ़ा था, डाइवर्जेंस, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इसके बारे में यहाँ से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हम लोगों को कि जो डाइवर्जेंस का डाइवर्जेंस होती है, थीटा एंगल जो यहाँ पे आएगा वर्टिकल के साथ, दैट कैन बी written as proportional to divergence is proportional to charge over it, ठीक है। इसके बाद बारी आती है, हम लोग जानते हैं कि चार एटम जो मॉलिक्यूल होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन भी है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। चार्ज हमेशा कैसे आता होता है, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से आता होता है। स्टार्टिंग में एग्जैक्टली बैलेंस है पॉजिटिव नेगेटिव, जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स को बांध के भी रखने वाले फोर्सेस हो जाएंगे, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से इसको डिफाइन करते होते हैं। खैर हमें चार्ज के बारे में बात करनी है। इलेक्ट्रीफाई करने के लिए आपको किसी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, एक चार्ज को कम या ज्यादा करना पड़ेगा, और वो कौन सा होगा, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन होगा। चार्ज ऑलवेज अपीयर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। A body can get positive charge by losing some of electrons. Similarly, body can get negative charge by gaining electrons. तो याद रखिए चार्जिंग के अंदर सिर्फ किसका एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। आगे धीरे सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। कंडक्टर्स क्या होते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है, which allow electricity to pass through them are called conductors, ठीक है। मेटल्स, ह्यूमन, एनिमल बॉडी एंड अर्थ आर कंडक्टर। और नॉन मेटल या नॉन कंडक्टर क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर क्या हो जाएंगे, जो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं किसी चार्ज के फ्लो के लिए। तो नॉन मेटल जैसे उसकी एग्जांपल दे देंगे, ग्लास, पोर्सेलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है, इंसुलेटर। इस तरीके से दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है मेटल्स को। एक और कैटेगराइजेशन होता है ब्रॉडली मेटल, इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। वैसे सेमी कंडक्टर भी डिफाइन किया जा सकता है। जब किसी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है तो ये उसके ऊपर इंस्टेंटली पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट विल डिपेंड कि आपने मेटल की शेप कैसे ले रखी है, लेकिन वो उसके ऊपर बट जाएगा, एक जगह पर टिकेगा नहीं। जबकि इंसुलेटर को दिया गया चार्ज, जिस जगह पे चार्ज दोगे उसी जगह पे रहेगा। जैसे एग्जांपल बता दूं, मान लीजिए ये एक कंडक्टर लिया आप लोगों ने, मान लीजिए आपने ये एक कंडक्टर लिया, हमने एक कंडक्टर ले लिया एक, ठीक है, और इस कंडक्टर को हमने चार्ज दिया। चार्ज हमने सिर्फ यहाँ पे दिया तो ये अपने आप क्या होगा, पूरी जगह पे फैल जाएगा। और अगर ये इंसुलेटर हुआ तो आप जहां चार्ज दोगे ना वो वहीं का वहीं रहेगा, उसके बाद वो कहीं फैलेगा नहीं अपने, दैट इज नॉट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ, क्योंकि इसका नाम ही इंसुलेटर है। इसमें वो चार्ज कैरियर्स ही नहीं है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दें, फैला दें, है ही नॉन कंडक्टर। कंडक्टर में अपने आप फैल जाता है, ठीक है। जब चार्ज बॉडी को अर्थ के साथ कांटेक्ट में लेके आते हैं तो जितना भी एक्सेस चार्ज होता है बॉडी के ऊपर वो डिसअपियर हो जाता है, और करंट मोमेंटली पास होता है वायर से, जिसे आपने ग्राउंडिंग की है। तो इस प्रोसेस को ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। जब आप किसी चार्ज कंडक्टर को क्या कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, इस केस में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा वो ग्राउंड हो जाएगा। इसका पूरा लॉजिक पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, जो हम लोग सेकंड चैप्टर में स्टडी करते हैं। लेकिन घरों में हमारे पास जो वायरिंग आती है उसके अंदर भी एक ग्राउंडिंग या अर्थिंग वायर होती है। तीन तरह की वायर होती है, लाइव, न्यूट्रल और अर्थिंग वायर। पहले दोनों में करंट होता है, जबकि जो थर्ड वायर होती है वो अर्थ होती है, ग्राउंड होती है।
ठीक है जी, मेटल प्लेट के थ्रू ग्राउंडेड किया होता है। अब बारी आती है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में आप एक चार्ज बॉडी को किसी मेटल के नजदीक लेके आएंगे, तो मेटल के नजदीक लेके आएंगे तो पोलराइजेशन से एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। इसको पास रखते हुए इन दोनों को सेपरेट कर दीजिए, तो इस पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पर चार्ज वही पड़ा, इसको हटा दीजिए। जैसे हटा के रखा हुआ है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इन किनारों पर आ जाएंगे क्योंकि अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जैसे इनको सेपरेट कर देंगे तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे आपने सेपरेशन बढ़ा दिया, दे विल गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय दिस मेथड इज कॉल्ड इंडक्शन। याद रखिए, इस केस में आपने चार्जिंग इंडक्शन से जिसे कोई कांटेक्ट नहीं आया हुआ, इंडक्शन में नजदीक वाली बॉडी पर वो चार्ज आया है जो लेके आए थे उसकी अपोजिट पोलैरिटी का। पॉजिटिव प्लेट लेके आओगे, पॉजिटिव नोट लेके आओगे तो नेगेटिव इंड्यूस होगा, नेगेटिव लेके तो पॉजिटिव इंड्यूस होगा। दूर वाले पे जो चार्ज आया वो कंपैरेटिवली जो दूसरे पे चार्ज आया वो सेम पोलैरिटी का चार्ज आया था। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इंडक्शन से किसी बॉडी को आप चार्ज कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस आ गए। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में सबसे पहले टर्म जो सीखनी है वो है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज पूरे चैप्टर में टॉपिक चलता रहेगा, बाद में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस भी आएंगे। लेकिन पॉइंट चार्ज क्या होता है? अगर साइज ऑफ चार्ज बॉडीज जो भी आपके पास हैं वो उनके बीच के सेपरेशन के कंपैरेटिवली स्मॉल है, जैसे दो चार्जेस हो गए, इनके ये सफियर ही हैं लेकिन इनका साइज जो है वो इस सेपरेशन के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल है, देन दीज कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन ली यहाँ पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। चार्ज कैन बी एडेड। चार्ज आपके पास जो होगा वो किसी भी सिस्टम में सभी चार्जेस को जोड़ के आ जाएगा, किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव चार्ज होगा लेकिन चार्ज जोड़ के आ जाएगा। चार्ज के पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, तो चार्ज इज एडिटिव, पहली चीज, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। टोटल चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब आपने इस बॉडी को देखना शुरू किया, अब जिसमें जितना चार्ज इनिशियली है उतना बाद में भी रहेगा, सिर्फ इसी को सिस्टम लेके चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसको आप सिस्टम को टुकड़ों में बांट दीजिए तो सिस्टम आपके पास अभी भी यही रह गया, चाहे आपने चार्ज में बांट दिया, लेकिन होल कंपोजिट इज कॉल्ड अ सिस्टम। तो किसी सिस्टम का चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। स्टेटमेंट सिंपल सी है, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट चार्ज और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय एनी आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना, आप इस पे चार्ज ला सकते हैं, पूरा सिस्टम लिया उसमें न्यूट्रल था तो किसी पे नेगेटिव किसी पे पॉजिटिव आ जाए, मे बी पॉसिबल, लेकिन टोटल चार्ज जो था वही का वही रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज की एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है, जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा तो कम से कम इतना चार्ज तो बॉडी पे आगे आएगा। दिस इज मिनिमम पॉसिबल चार्ज बॉडी कैन एक्वायर, ऑफ कोर्स यूनिट इज कूलम। द मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज E। एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो सकता है, दो का हो सकता है। इसका मतलब चार्ज की वैल्यू जो होगी वो किस इक्वेशन से आएगी? Ne से आएगी, क्योंकि वैल्यू किससे आ जाएगी आपके पास बच्चों? Ne से, वेयर n इज इंटीजर, वेयर n इज इंटीजर, ठीक है ना, वेयर n इज एन इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या करेगा? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो हो गया वो E के बराबर हो गया, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के बराबर हो गया। कन्वेंशन से इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज माना जाता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, तो इसको -E और +E से डिनोट किया गया। ठीक है, तो यहां से फैक्ट के आगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की स्टेटमेंट जो आपके पास आ रही है वो यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ फास्ट चार्ज वाज फर्स्टली सजेस्टेड बाय, याद रखिएगा ये बताया सबसे पहले फैराडे ने, एंड एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मिलीकन। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा। याद रखिए एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन तो किया था किसने? मिलीकन ने, और सजेस्ट किसने किया था? फैराडे ने। आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या आता है। ऐसा ही सिस्टम आगे आके यूनिट होता है इसका कूलम, C से डिनोट करते हैं। 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है? अगर 1 एम्पीयर करंट 1 सेकंड के लिए पास करेगा तो 1 कूलम चार्ज वहां से पास हुआ होगा, ये डेफिनेशन है हमारे पास। E की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 1.6 × 19 कूलम। आपको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट या डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक की वैल्यू की जरूरत पड़ती होती है। ठीक है,
यहां लिखा हुआ है देयर आर अबाउट 6 × 18 इलेक्ट्रॉन चार्जेस प्रोड्यूस -1 कूलम। हम इसको एग्जैक्ट कर लेते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है। तो एक कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो N की वैल्यू आ जाएगी 1/E। E की वैल्यू इतनी है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्ट आएगा 6.25 × 10⁻18। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको एक्सचेंज करने पड़ेंगे, एग्जैक्टली इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करने पड़ेंगे आपको टू प्रोड्यूस 1 कूलम चार्ज। पॉजिटिव प्रोड्यूस करना तो इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए, नेगेटिव इंड्यूस करना है, प्रोड्यूस करना है तो इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेस कर दीजिए। छोटे यूनिट्स के बारे में बताया गया है कि 1 माइक्रो कूलम इज 10⁻6 कूलम, मिली कूलम इज 10⁻3 कूलम चार्ज, राइट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ले रहे हैं, क्या चीज बन सकती है, कह रहा है अ बॉडी कंटेन्स n1 इलेक्ट्रॉन्स एंड n2 प्रोटॉन्स। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, n2 प्रोटॉन्स है तो चार्ज आ गया n2 पॉजिटिव E, और n1 टाइम माइनस E चार्ज आ गया, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, n2 - n1 E। यहाँ पर n2 n1 दोनों पॉजिटिव पुट कर रहे हैं क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को खुद नेगेटिव रख दिया, ध्यान रखिएगा भैया। और ये जो डिफरेंस n2 - n1 आया वो भी पक्का इंटीजर होगा, यहाँ पे आप लिखने वाले हैं n2 - n1 टाइम E, ये चार्ज की वैल्यू है तो ये खुद भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, राइट बच्चों। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर, ये कुछ एग्जांपल्स आगे जो आपको देखने हैं। इसके बाद हेडिंग आ गई कूलॉम्स लॉ, बड़ा सिंपल सा है कूलॉम्स लॉ। आपके पास दो चार्जेस है Q1 और Q2 जो एक दूसरे से R सेपरेशन पर है, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो दिया जाता है इस एक्सप्रेशन से K(Q1 Q2/R²। Q1 Q2 दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड हो गए, दोनों के दोनों पॉइंट चार्जेस है, याद रखिएगा ये लॉ दिया गया था कूलॉम ने पॉइंट चार्जेस के लिए। K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होती है। चेक कीजिए K का यूनिट क्या आएगा, ये न्यूटन में, ये मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर सामने चला जाएगा, ये न्यूटन था, मीटर स्क्वायर और 2 को बार कूलॉम नीचे, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर इज द यूनिट। यहां पर इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। इसके डायमेंशन फॉर्मूला दो बनाए जा सकते हैं। न्यूटन का मतलब हम लोग जानते हैं m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर का मतलब L स्क्वायर, और इसको लिख रहे हैं Q स्क्वायर। कूलॉम का एक बार Q लिख रहा हूं, चेक करना क्या बताया जा रहा है, m1 L3 T-2 Q-2 is dimension formula in MKSQ system in which charge is taken fundamental quantity, right? लेकिन अगर आप Q को 80 से रिप्लेस कर देंगे कि Q का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है 80, करंट इनटू टाइम, तो करंट इनटू टाइम लिखते ही A-2 T-2 और आएगा, तो ऐसे सिस्टम में बन जाएगा M1 L3 T-4 A-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया इसका एसआई सिस्टम में। बात समझ में आ गई होगी आपको बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। सेपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा लिया गया, तो उसके लिए पॉइंट चार्ज को डिफाइन किया गया, बता चुका हूं। ऐसा यूनिट आपके पास आ चुकी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इनफैक्ट डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल चुके हैं। हाँ, यहाँ पर K की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद रखिएगा K की वैल्यू लिखी जा सकती है 1/4 पाई ε0। ε0 is called permittivity of free space। एप्सिलॉन की वैल्यू याद रखनी है 8.854 10⁻12 यूनिट है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आप लिखा भी हुआ डायमेंशन फॉर्मूला K ऑफ एप्सिलॉन दोनों चाहिए होता है। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला K का बिल्कुल उल्टा आ जाएगा। वहां था m1 L3 तो m-1 हो जाएगा, L3 हो जाएगा, T-4 की जगह पर +4 और A-2 की जगह पर A+2। इट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, राइट। ऐसा ही आपके सामने है, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, डायमेंशन फॉर्मूला इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनफैक्ट पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन भी शो करनी पड़ेगी। इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये ओरिजिन ले लिया इसने, ये जो पॉइंट O है दैट इज ओरिजिन। एक चार्ज आपके पास Q1 R1 पर पड़ा है और Q2 R2 पर पड़ा है। Q1 की पोजीशन वेक्टर R1 है, इसकी पोजीशन R2 है, और मान लीजिए आप F21 ढूंढ रहे हैं। F2 का मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ढूंढ रहे हैं, तो बड़ी ऑब्वियस बात है
कि हमें ये वाली डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, इस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, तो आपको ये वेक्टर भी चाहिए ऑफ कोर्स। तो हमने ये वेक्टर भी डिनोट कर लिया कि हमें ये वेक्टर चाहिए। अब ये वेक्टर चाहिए तो आप ट्रायंगल रूल लिख लीजिए, यहां से ट्रायंगल रूल लिखिए तो क्या आ जाएगा आपके सामने है, R1 प्लस पोजिशन ऑफ 2 relative to 1 इक्वल टू R2। तो R21 की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज R2 माइनस R1। ये सब स्क्रिप्ट परेशान करती होती हैं। R21 का नाम याद रखिएगा, पोजिशन ऑफ 2 relative to 1। तो ये R21 वेक्टर आ गया, और फोर्स की वैल्यू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और ये डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो वेक्टर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके डायरेक्शन आ गई, और ये फोर्स का फॉर्मूला बन गया। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया आपके पास। इसके बाद क्या चीज आती है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन ही आगे कंपैरिजन है, ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग एग्जांपल वाली जो वीडियो बनाएंगे तब उसके अंदर लेंगे चीजें सारी की सारी। इसके बाद जो बारी आती है वो हमारे पास आती है डिस्कशन के अंदर, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर आपके पास दो से अधिक चार्जेस हैं तो एक चार्ज पर जो फोर्स होगा वो अलग अलग फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो सिंपल सी स्टेटमेंट है, एफ नेट जो होगा वो सभी इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा। जितने मर्जी चार्जेस के ऊपर फोर्सेस आ रहे हो, वेक्टर सम से आपके पास नेट फोर्स आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास अब नेक्स्ट हेडिंग आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, डेफिनेशन आगे जाके भी आएगी। लेकिन पहले देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में कैसे इसको समझाया गया है। चार्ज क्यू प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन द सराउंडिंग। इसका क्या मतलब है, जब किसी क्यू चार्ज को आप किसी पॉइंट पी पर लेके आएंगे, स्मॉल क्यू को, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस क्यू को अगर अपन ना भी दिखाएं तो यहाँ पर दूसरा चार्ज क्यू फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब इस रीजन में कोई फील्ड है जो उस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। और ऑफ कोर्स उस फील्ड का नाम क्या दिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसलिए उस फील्ड का नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ बात आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। किसी चार्ज के अराउंड वो रीजन, किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन जिसमें कोई और चार्ज आ जाए और वो फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो उस फील्ड को क्या बोलते हैं, उस रीजन को बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सिंबल है वो लिया जाता है ई, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डेफिनेशन की बिल्कुल सिंपल सी है, फोर्स एक्टिंग ऑन, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स की बात चल रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे अपने स्मॉल क्यू पे फोर्स निकाला के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है, इस क्यू को अपॉन में लगे F इक्वल टू क्यू ई, क्यू इस पे फोर्स निकाल लेते, तो बाकी सारी चीज का नाम हमने क्या रख दिया, ई रख दिया। तो फॉर्मूला बन गया F इक्वल टू क्यू ई। तो F इक्वल टू क्यू ई का फॉर्मूला बना, तो क्यू ई इक्वल टू एफ बोल रहे हैं, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, एफ बाई क्यू। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन पर कूलम। एक इसका और यूनिट है वोल्ट पर मीटर, जो नेक्स्ट चैप्टर में जाके समझ में आता होता है। तो E इक्वल टू एफ बाई क्यू न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला इसका बड़ा आसान सा रहेगा, न्यूटन का मतलब हो गया m1 L1 T माइनस 2, पर कूलम का मतलब 80। तो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया m1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1। क्या आप सबको ये डायमेंशन फॉर्मूला समझ में आ गया है, चेक कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है, और ये इसका एक अल्टरनेट यूनिट है वोल्ट पर मीटर। डेफिनेशन आ गई, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेयर स्मॉल क्यू अप्रोचेस 0। स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत ही छोटी होनी चाहिए।
स्मॉल क्यू की वैल्यू छोटी क्यों होनी चाहिए? वाई क्यू अप्रोचेस 0। तो तुम्हें समझाता हूं क्या चीज पड़ेगी, इसके अंदर फर्क पड़ेगा। मान लीजिए आप इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड लिख रहे हैं, तो यहां पर आप इस क्यू की वैल्यू जो मर्जी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस क्यू का साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन आपके पास ये वाला क्यू चार्ज पड़ा है, आपने फोर्स लिखना है यूनिट चार्ज पर, तो आप यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज लगा रखते हैं, क्यू कूलम का चार्ज लगा रखते हैं। अगर ये क्यू छोटा नहीं हुआ तो ये क्यू इस पॉजिटिव को क्या कर देगा, एक तरफ शिफ्ट कर देगा रिपेल करके, अगर वो स्ट्रांग हुआ तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो जैसा था वैसा रहा नहीं है, यानी यहाँ पर जो ई डिफाइन होना चाहिए था वैसा ई अब डिफाइन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ये क्यू अप्रोचेस 0 हुआ तो ये उस डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई प्रभाव डाल ही नहीं सकता, इस डिस्ट्रीब्यूशन पर प्रभाव नहीं डालेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन हो जाएगा। समझ में आया कि ये क्यों लिखा हुआ है वाई क्यू अप्रोचेस 0? तो इस वजह से लिखा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, नेगेटिव के लिए इनवर्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिस तरफ फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज में फोर्स फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये सारी बातें थर्ड फोर्थ पॉइंट में बता रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, आसान सा टॉपिक है। अगर आपके पास एक की बजाय बहुत सारे चार्जेस हो तो यहाँ पे बहुत सारे फील्ड आएंगे, तो नेट फील्ड कैसे आ जाएगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से नेट फील्ड अलग अलग फील्ड के वेक्टर सम के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग आ गई हमारे पास, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। टेस्ट चार्ज का मतलब 12 बोल रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट, यानी 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो आपको पता है, तो क्यू कूलम पे कितना लगेगा, क्यू ही। याद रखना भाई सर, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के सिर्फ 2 मेथड होते हैं, या तो कूलम्ब्स लॉ होगा ये पॉइंट चार्जेस के लिए, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने का एक ही तरीका होगा, दूसरा तरीका बचेगा QE। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के और कोई तरीके नहीं बचेंगे, या तो K Q1 Q2 by R² के फॉर्मूले लग रहे होंगे, या F equal to QE के फॉर्मूले लग रहे होंगे। इसके अलावा कोई फॉर्मूला आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फोर्स का निकालने का नहीं आएगा, आपके दिमाग में यही 2 थॉट आनी चाहिए। तो वही है, आपने यूनिट चार्ज पे फोर्स लगा के निकाल के रख लिया है, तो E फील्ड पर यूनिट पर फोर्स E है, तो Q चार्ज पे फोर्स कितना आ जाएगा, QE आ जाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों आप सबको ये वाली चीज। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करके ऐसे इसलिए रखते हैं, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज और ऐड की हुई है इसी के अंदर। चार्ज हमने बात की थी, जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चार्ज जब मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन चार्ज अगर एक्सर्टेड हुआ तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी प्रोड्यूस करेगा, जो c स्पीड से चलती है। बात समझ में आ रही है? ऐसा जिक्र यहाँ क्यों किया गया? तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज पड़ा था, आपके पास यहाँ कोई चार्ज पड़ा है Q, और यहां पर स्मॉल q चार्ज पड़ा है। मान लीजिए पहले सिर्फ ये स्मॉल q पड़ा है, अचानक आप कैपिटल Q यहां पर ले आते हैं। अगर आप अचानक यहां पर कैपिटल Q प्रोड्यूस कर देते हैं इस जगह पे, तो इस स्मॉल q पर फोर्स कितनी देर के बाद लगना शुरू होगा, कितनी देर के बाद? तो ये डिस्टेंस मान लो d है, तो जैसे ही आपने यहां पर चार्ज q अपीयर करवाया, इस चीज को पता लगने में कि यहां पर इस जगह पर q चार्ज आया है, स्मॉल q को पता लगने में d/c टाइम लगेगा। तो d/c टाइम के बाद ये फोर्स लगेगा, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। बात समझ में आ गई है? ये सारा कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग में एस्टेब्लिश किया गया था इन चीजों के बारे में, दैट वाज डिस्कस्ड बाय फैराडे। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स आ गए हैं। अब बारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ कोर्स क्या चीज है ये, पिक्टोरियल, फोटो वाला रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा, ये इस रीजन में बता दिया गया। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी रीजन में। ठीक है जी। कैसे ड्रॉ की जा सकती है? टेस्ट चार्ज रखते जाओ, उस पर लगने वाले फोर्स को प्लॉट करते जाओ, ये आपके पास फील्ड लाइंस बननी शुरू हो जाएंगी।
एरोज को कनेक्ट करते जाइए इनको जो आप बना रहे हैं, तो फील्ड लाइन बन चुकी है। मैग्नीट्यूड ऑफ ई कैसे रिप्रेजेंट होगा? कंपैरिजन से बता सकते हैं कि जहां पर फील्ड लाइंस क्लोज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहां पर फील्ड लाइन वीक है वहां पर दूर दूर है, सेपरेटेड है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन कर रहे हैं, तो आपके पास इस तरीके से चेक कीजिएगा, ये आपने कुछ लाइंस को निकाला, ये लाइंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान सुनना भैया, ये 8 लाइन इस एरिया से भी निकल रही है, थोड़ा और दूर जाने पर बड़े एरिया पे निकल रही है, थोड़ा और दूर जाने पर और बड़े एरिया पे निकलेंगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये फील्ड लाइंस जो है वो एरिया से रिलेट हो रही है, भूल मत जाइएगा किससे रिलेट हो रही है? एरिया से रिलेट हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना इस चीज को। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डिफाइन करनी पड़ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया। यहाँ पर यूनिट एरिया में फील्ड लाइन ज्यादा है, यहाँ पर यूनिट एरिया में फील्ड लाइन जो है वो कंपैरेटिवली कम है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। ठीक है जी। फ्लक्स में हम लोग इस बात को एक बार फिर से लेंगे और क्लैरिटी आएगी कैसे इसको डिफाइन किया गया। अब यहां पर चेक करते हैं। द पिक्चर ऑफ द फील्ड लाइन वाज इन्वेंटेड बाय फ्राडे। किसने ये व्यू दिया था फील्ड लाइन के बारे में? फ्राडे ने दिया था। फ्राडे ने इनको लाइंस ऑफ फोर्सेस कहा था, जो कि समवट मिसलीडिंग है। बाद में इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहना शुरू कर दिया गया। ठीक है। पिक्टोरियल मैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी चार्जेस, इसी को हम लोग क्या बोल चुके हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल चुके हैं। ठीक है ना। ये कर्व हो सकती है, 3 डायमेंशनल कर्व, ये 3 डायमेंशनल कर्व है। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा ये स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी पे, या तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होके इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगी, या फिर ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होके नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी। तो शुरुआत कहां से होती है? तो स्टार्ट होती है तो पॉजिटिव चार्ज से या इन्फिनिटी से, और एंड कहां होती है? या तो ये इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होती है या ये नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है। तुम सबको समझ में आ गया होगा। फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड इट्स नेगेटिव चार्ज। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस और इन्फिनिटी एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज और एट इन्फिनिटी। हालांकि इसे लिख दिया है, इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई है ना? ठीक है। सेकंड बात करते हैं। चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कंटीन्यूअस कर्व होंगी। यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे कंटीन्यूअस कर्व की फॉर्म में चल रही है, इसलिए कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी हमेशा कंटीन्यूअस कर्व होंगी। कभी भी अब्रप्टली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। अब्रप्टली मतलब अचानक फील्ड जीरो नहीं होगा, इसीलिए ये हमेशा कंटीन्यूअस कर्व होती है। उसके बाद दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कोई दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि अगर उन्होंने इंटरसेक्ट कर लिया तो जो पॉइंट आपके पास है उस पॉइंट पर, इंटरसेक्शन पॉइंट पर आप दो टेंजेंट्स प्लॉट कर पाएंगे, यानी वहां पर दो फील्ड डिफाइन होंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वहां पर तो कोई भी फील्ड जो होगा वो नेट फील्ड होगा। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती है, ये बात याद रखिएगा। दे नेवर फॉर्म्स क्लोज कर्व। ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देखिएगा क्या दी जाती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी एरिया नॉर्मली। नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग एनी एरिया नॉर्मली। फ्लक्स की डेफिनेशन होती है बच्चों ई ए कॉस थीटा, या फिर ई डॉट ए। क्योंकि ई को कैसे डिफाइन कर दिया गया यहाँ पे? फाई अपॉन ए कॉस थीटा से। ये क्या चीज बन गई? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया है यूनिट एरिया से नॉर्मली निकलने वाली फील्ड लाइंस। यूनिट एरिया से निकलने वाली फील्ड लाइंस की संख्या से आप फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं, फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट एरिया से
निकलने वाली फील्ड लाइन की संख्या से हम लोग किसको डिफाइन कर सकते हैं, ई को डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई एक cos थीटा होता है। थोड़ी सी बात इस जगह पे समझने की कोशिश करते हैं, चेक करना। ये एरिया लगातार बड़ा किया हुआ हम लोगों ने। अगर मैं यहाँ पर एक 1 बाय 1 का एरिया बनाना शुरू करूं, ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया बना दिया हम लोगों ने, यहाँ पर भी 1 मीटर स्क्वायर का एरिया बना दिया, तो दिखाई दे रहा है कि इन दोनों बराबर एरिया से निकलने वाले फील्ड लाइंस की संख्या अलग अलग है। जो नजदीक है चार्ज के वहां से ज्यादा फील्ड लाइंस निकल रही है, जो चार्ज से दूर है उससे फील्ड लाइंस की संख्या क्या होनी शुरू होगी, कम होनी शुरू होगी। ये जो गैप है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है, हमने शो नहीं कर रखी बस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर भी है। लेकिन जितनी फील्ड लाइन इस नजदीक वाले एरिया से निकल रही थी, उतनी फील्ड लाइंस इस एरिया से तो नहीं निकल रही है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आप हमेशा समझ के चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो टोटल फील्ड लाइन क्रॉसिंग एनी एरिया नॉर्मली होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग यूनिट एरिया नॉर्मली। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिया, फॉर्मूला हो गया ई ए cos थीटा। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, पर एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। एरिया को हम लोग कैसे क्वांटिटी ट्रीट करेंगे, एरिया को हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एरिया आउटवर्ड होगी, इसलिए इसको एन कैप से शो किया जाता है। एन का मतलब, एन कैप का मतलब नॉर्मल टू एरिया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई cos थीटा या ई एस cos थीटा, समझ में आ गया होगा आप सबको। फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, दो यूनिट याद रख सकते हैं, ई इंटू एरिया बोल रहे हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा, या वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर करेंगे तो सेकंड यूनिट आ जाएगा वोल्ट मीटर। मोस्टली वोल्ट मीटर यूनिट को यूज किया जाता है, और यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है, हम लोगों को बनाना आता है। न्यूटन का मतलब हो गया m1 L1 T माइनस 2, एरिया का L स्क्वायर नीचे 80। सॉल्व करिए तो हम लोगों के पास क्या आ गया, फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। बारी आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, बारी आती है अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस दो जो कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस टू पड़े हो, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। जानबूझ के सेपरेशन को 2a लिखा जाता है बच्चों, a भी लिख सकते हैं बट 2a लिख रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से नापनी पड़ेगी, दोनों तरफ a बट जाएगा, ये डिस्टेंस भी a हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी a हो जाएगी। इसके लिए एक डाइपोल मोमेंटम डिफाइन करते हैं। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच के डिस्टेंस, तो ये डाइपोल मोमेंट आ गया। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, और डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं, तो इसे P से डिनोट कर दिया, माइनस क्यू से प्लस क्यू है। और वैल्यू कितनी होगी, कूलम इनटू मीटर्स का यूनिट आ जाएगा, वैल्यू होगी Q इनटू 2a और यूनिट इसका है कूलम इनटू मीटर। तो यहाँ तक की बात हम सबको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालना हो तो बहुत आसान सी चीज है, सबसे पहले एक्सिस के पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक्सिस की पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो देखिए आपके पास ये माइनस क्यू प्लस क्यू दो पॉइंट हो गए, आपने इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है। ये डिस्टेंस a बच गया, तो ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, r माइनस a, और माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस a। देख लेते हैं, जो ये वाला सेपरेशन है इतना, ये तो बच गया r माइनस a, कितना बच गया सेपरेशन, r माइनस a, और ऐसे ये सेपरेशन कितना हो चुका था, r प्लस a। तो आपके पास एक इंटेंसिटी आ जाएगी के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये नेगेटिव क्यू की वजह से होगी, पॉजिटिव क्यू की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन देख लो क्या बन जाएगी, एक पी के अलोंग और एक माइनस पी के अलोंग हो जाएगी। कैसे, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल किया, ये दूरी कम है तो पॉजिटिव वाला फील्ड बड़ा है, तो नेट फील्ड के लिए बड़े में छोटे को माइनस कर दिया, नेट डायरेक्शन पी की तरफ ही आ जाएगी, तो पी क्या है, तो आपके पास ये आंसर आ गया। सॉल्व करने के बाद क्या आ गया,
इसको लिखा जा सकता है 2kp बाय आर क्यूब, ये ई एक्सिस का रिजल्ट है। 2kp बाय आर क्यूब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ई ए वेक्टर इक्वल टू 2kp वेक्टर बाय आर क्यूब। जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पी की डायरेक्शन होगी, ठीक है जी। ऐसे ही हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी फील्ड निकाल सकते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन में फील्ड कैसे निकालेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन होती है माइनस क्यू प्लस क्यू को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर, यहाँ से r डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है। ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। तो फील्ड कैसे आएगा? पॉजिटिव का फील्ड लिख लेंगे, नेगेटिव का फील्ड लिख लिया, ये सेपरेशन दिखाई दे रहा है, ये r है, ये a है, तो ये सेपरेशन कितना आ गया? ये सेपरेशन आ गया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट, राइट। उस अंडर रूट को आउट करके तो ये फील्ड आ गया। नेट फील्ड निकाला तो 2e cos थीटा, सॉल्व किया तो ये आ गया kp अपॉन r की, e इक्वेटोरियल पर आ गया kp अपॉन r क्यूब विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव साइन का मतलब हुआ कि फील्ड जो है वो वेक्टर p के अपोजिट है। वेक्टर p इस तरफ था, फील्ड इधर है। एंगल क्या बन गया? e और p में एंगल आ गया 180 का, या फिर e एक्सिस और e इक्वल में कितने का आ गया? 180 का एंगल आ गया। क्या आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई है? डायपोल का फील्ड जो होता है वो 1/r² की बजाय 1/r³ के हिसाब से बदलता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है जी? इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी बचे हुए टॉपिक के अंदर देखेंगे कि एनसीईआरटी में से क्या क्या पूछा जा सकता है। थैंक यू।